आगे एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 यानी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 है जो वास्तविक संख्या, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविक संख्या क्या है। सिर्फ लगातार आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं वास्तविक संख्या का एक्सप्लेन करके मैं आपको आज बताने वाला हूँ क्या क्या उसके अंतर्गत कौन कौन सी परिभाषाएं आएगी, उससे बना वास्तविक संख्या बना कैसे, वास्तविक संख्या को समझने कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। मैं तो हर एक वीडियो में आपसे बोलता हूँ कि मैं पढ़ाता नहीं, सीधे आपके दिमाग में ठोकूंगा, यानी आपके दिमाग में फिट होगा, आपके दिमाग से बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आपको जो इसके अंतर्गत जो आएगा परिभाषाएं, वो परिभाषाएं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रत्येक परिभाषा यानी आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं प्रत्येक प्रश्न के बारे में आपको बताऊंगा। आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं उसे कमेंट में लिख कर आप पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, ऐसे तो जानते हैं कि आप 2023 का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए तैयारी करना है। न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। मैं आपको प्रत्येक चैप्टर यानी चैप्टर 1 से आपका सोल्यूशन आपके लिए मैं प्रत्येक वीडियो में लेकर आ रहा। चैप्टर 1 का आज से मैं स्टार्ट किया हूँ। मैं चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इस तरह से मैं पूरे चैप्टर का सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। ठीक है, आपको इस चैनल पे आपका स्वागत है। अगर और भी अपने दोस्त हैं तो उसको भी इस चैनल से आप जोड़ लीजिए ताकि उन्हें भी इसका वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, आपको चलिए प्रश्न के बारे में समझाता हूँ। पहले चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या कहते हैं किसको? देखिए सर, वास्तविक संख्या है ना, बोला क्या? वास्तविक संख्या, संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या है जो दो भाग होता है इसका। कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक तो आपका आएगा परिमेय संख्या, परिमेय, और दूसरा होगा अपरिमेय। ठीक है, परिमेय के अंतर्गत देखिए क्या आता है, आएगा आपका प्राकृत संख्या, फिर आएगा पूर्ण संख्याएं, उसके बाद आएगा सम संख्या, फिर आएगा विषम संख्या, आ गया आपका भाज्य संख्या, फिर आएगा अभाज्य संख्या। ये सब संख्याएं आते हैं। और जानते हैं ना कि वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इससे पहले मैं बताता हूँ आपको परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और 11 सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ क्या प्राकृत संख्या क्या है ना। प्राकृत संख्या के बारे में आप समझ लीजिए क्या कहता है प्राकृत संख्या। सिंपल सा परिभाषा, वैसे संख्या जो 1 से शुरू होता है। क्या बोलिएगा? वैसी संख्या जो 1 से शुरू होता है, अर्थात गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। यहां तक आपका आएगा। कौन आएगा? ये प्राकृत संख्या, यानी गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। जो 1 से शुरू होता है उस संख्या कहते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर आपसे बात करेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 बोलिएगा। क्या बोलिएगा? 1 है। और बोले कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता तो अनंत बोलिए। इसकी तो कोई सीमा नहीं, गिनती आप जहां तक गिनिएगा जहां तक ये छोटी प्राकृत संख्या हो जाएगा 1 है। चलिए आगे देखिए, आप क्या आती है? पूर्ण संख्या। कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बस गिनती की संख्या के आगे आप शून्य जोड़ दीजिए। गिनती की संख्या के आगे शून्य अगर आप जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण मतलब क्या था? पूरा। इसमें आप क्या घट रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखिएगा। 10 लिखने के लिए क्या चाहिए? 0 चाहिए, है ना। तो इसलिए इसके आगे हम क्या जोड़ देंगे? शून्य जोड़ देंगे। शून्य जुड़ गया, समझ जाइए क्या हो गया? आपका पूर्ण हो गया। तो वैसे संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है यानी शून्य से आरंभ होती है उस संख्या कहते हैं पूर्ण संख्या। देखिए क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक। इसमें भी आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? तो शून्य। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या बोलेगा? तो आपका इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? ये तो सबसे आसान है, ये तो आप पहले से भी पढ़ चुके हैं। 6ठा 7वां 8वां 9वां जैसे आप पढ़ते हैं शुरू से उस तरह से आपको पहले ही 5 क्लास में भी सम संख्या है, 4 क्लास में भी सम संख्या के बारे में जानना है। अगर ना जानते तो मैं छोटे शब्दों में आपको बोलता हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है, वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य होता है उस संख्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं। और जो शेष ना बचे यानी सम संख्या उसे कहेंगे जो 2 से पूरा पूरा तो कटेगा लेकिन शेष ना बचेगा। जैसे देखिए ना 2 4 6 8 10 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा, ये है ना, इंफिनिटी तक जाएगा।
अब बोलेगा आपकी सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, तो 2। सबसे बड़ी सम संख्या तो इन्फिनिटी। ठीक है, अगला आता है आपका विषम संख्या। क्या रहा है, विषम संख्या के बारे में कहता है क्या, इसका सिर्फ उल्टा है। आप सम संख्या पढ़ दिए, सम संख्या का उल्टा क्या होगा, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होता है। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होता उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे देखिए तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 होगा, 9 होगा, डॉट 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 इन्फिनिटी। छोटी विषम संख्या कितना होता है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1, शुरू कहां से हो रही है, x हो रही है। सबसे बड़ी विषम संख्या तो अनंत। ठीक है, दो ये बात तो इसमें पूछ सकता है आपसे कि विषम संख्या किसे कहते हैं, एक बात। दूसरी बात कि बड़ा और छोटा कौन है, इसमें बड़ा विषम संख्या या छोटा विषम संख्या, और इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछ सकते। अब देखिए भाज्य संख्या आती है आपकी, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, है ना। तो वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहेंगे जो एक और अपने आप के अलावा दूसरा से कटता है, समझ रहे हैं। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे से भी कटे उसी को हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे में 4 देखिए, ये 1 से भी कटता है और खुद से भी कटता है, किसी अन्य से भी कटता है। तो वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी और से भी कटे उसी को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए ना, जैसे में 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब इसमें भी सवाल आप उठाइएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, क्योंकि शुरू कहां से, 4 से। सबसे बड़ी भाज्य संख्या इन्फिनिटी हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं। अब आपका बच गया एक अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का उल्टा को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे, क्या बोलेगा, वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे उसी को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए अभाज्य संख्या में जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 आपका होता है। 2, 3, 5, 7, 9। 9 होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये खुद से भी कटता है, एक से भी कटता है और किसी अन्य से भी कट रहा है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए भाज्य संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसके जगह पे आएंगे 11 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। बात इसमें भी उठता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यह हमेशा बिहार बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न इससे आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अगर इससे भी और भी प्रश्न पूछता है कि 2 अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है, 2 अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है, तो समझिए सिंपल सी बात, किसी भी 2 अभाज्य संख्या का आप उठा लीजिएगा और उसका HCF ज्ञात कीजिएगा तो फाइनली आंसर उसका 1 आएगा, 1 के अलावा नहीं आएगा। क्या कह रहा था आपका प्रश्न क्या था, जो था प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब हम आते हैं आपको परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं ना। देखिए इसका तो काम हो गया हमारा, मेन था हमारा वास्तविक संख्या के बारे में जानना। तो वास्तविक संख्या के बारे में मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या, कुछ लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। सत्य बात है, खाली सिर्फ बटा में क्या होता है, q के बराबर नॉट 0। ठीक है, यानी p बटा q के रूप में कोई भी संख्या अगर लिखा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या है। अन्यथा सिर्फ क्या होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर q बराबर 0 होता तो परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि 0 0 0 पूर्ण संख्या हो जाएगा। किसी की संख्या को 0 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा ना। ये कभी होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 5 बटा 4, 3 बटा 6, माइनस 2 बटा 4, माइनस 2। अब अगर 2 तो p बटा q के रूप में नहीं है, क्या है कि हमारे बटा में एक छुपा हुआ रहता है। ठीक है, इसे हम अंश बटा हर में लिख सकते हैं अपना मन से 1 दे करके। ठीक है, और हो जाएगा जैसे कि 5 इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब आएंगे हम अपरिमेय संख्या के बारे में। क्या परिमेय संख्या क्या है,
तो वैसे कुछ लोगों को कहना है ये, लेकिन हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। जैसे देखिए कि कोई भी संख्या का रूट के अंदर है, कोई भी संख्या रूट के अंदर है, जैसे √2, तो रूट के अंदर वो ऐसी संख्या रहना चाहिए जिसका हमारा वर्ग ना निकले, यानी वर्ग ना हो, किसी भी संख्या का वर्ग ना हो। जैसे देखिए √2 किसी का वर्ग है नहीं है, तो यह हमारा निश्चित रूप से हम कह सकते हैं क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बोलेगा √4, तो √4 है जो 2 का वर्ग है, आ जाएगा तो कितना बनेगा 2, तो बटा में करके हम किस रूप में संबोधित करेंगे, परिमेय संख्या के रूप में। यानी हम कहेंगे वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो लेकिन किसी का वर्ग ना हो, क्या कहते हैं। और भी होता है, जैसे परिमेय संख्या के अनुसार होता है परिमेय संख्या में, जैसे आप मान लीजिए इसमें √81 है, √81, तो √81 हमारा क्या हो जाएगा, 9 का है वर्ग, है ना, तो ये तो परिमेय। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन आगे क्या कहता है। अब तो मेरा परिभाषाएं समाप्त हो गई, आपको परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या और पैक्ड संख्या, वाद संख्या, अवाद संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब के बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं चैप्टर पर, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर जो चैप्टर आता है 1.1। देखिए अब 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। आपका वीडियो को लगातार हम देखते रहिए। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस तरह का जितना भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब मैं इस तरह का वीडियो मैं हमेशा आपके लिए डालता रहता हूँ यूट्यूब पर, आप सर्च मारिए, हर तरह का वीडियो आपको मिलेगा। जिस चैप्टर का वीडियो खोजते हो उस चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपका एक्सरसाइज कितना चलेगा, एक्सरसाइज आपका 1.1 है। सबसे पहले तो मैं साधित आपको पढ़ाऊंगा, साधित प्रश्न। जो आपका साधित प्रश्न कहने का मतलब क्या, उदाहरण का क्वेश्चन। उदाहरण क्वेश्चन में बहुत पढ़ना जरूरी है। हो सकता है बिहार बोर्ड में आपका चैप्टर से ना पूछ के साधित से पूछ सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखिए आपको उदाहरण नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 1 नंबर उदाहरण 1.1 वास्तविक संख्या कहता है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कहता 4052 और 12576 का यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आपका प्रश्न था क्या कि 4052 और 12576 का HCF किस विधि से निकालना, हमको यूक्लिड विभाजन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम उसे कहेंगे जिससे दो धनात्मक पूर्णांकों का क्या ज्ञात किया जाता है, मसक ज्ञात किया जाता है। किसी भी दो धनात्मक संख्या हो उसका हम मसक ज्ञात करेंगे किस विधि से, यूक्लिड विभाजन से। इसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन। इसके दूसरे नाम हम जानते हैं कलन विधि। अगर कलन विधि से भी आपको अगर HCF ज्ञात करें तो समझिए कि आपका यूक्लिड विभाजन ही बोल रहा है, कोई दूसरा डरने की बात नहीं है। समझ जाए कि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, टर्म आपको मैंने बता रहा हूं, अगर आप वहां पे भुलाइए तो कलन विधि कहेगा तो समझ जाइए कि यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन कहेगा तो आप फाइनली इसको तो बनाइए दीजिएगा, है ना। चलिए देखिए यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन कहते हैं A बराबर BQ प्लस R होता है, जहां 0 लेस इक्वल R लेस B होता है। यह होता है आपका यूक्लिड विभाजन। क्या होती है, यूक्लिड विभाजन। ये यूक्लिड विभाजन को एक और दूसरी रूप होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है, भागफल प्लस शेष होती है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन बराबर ये आपका यूक्लिड विभाजन। भाज्य को हम बोलते हैं A, भाजक को B, भागफल को Q और शेष को R बोलते हैं। यही तो था यूक्लिड विभाजन आपका। अब देखिए इसको पहचानेंगे कैसे, तो पहले बचपन में आप भाग पढ़ेगा। ठीक है, इधर वाले भाग रहता, एक इधर भाग रहता आपका, एक बीच वाले भाग, एक नीचे आपका भाग। ठीक है, इस वाले भाग को आप बोलेंगे भाजक। क्या बोलिएगा, भाजक। इसी को हम बोलेंगे A, नहीं B बोलेंगे इसको। इसको बोला जाता है भाज्य, जिसको आप A बोलिएगा। इसको बोलते हैं भागफल, जिसको Q से आप सूचित करेंगे। इसको बोलेगा आप शेषफल। शेषफल को किससे सूचित करते हैं, R से सूचित करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, इसी के माध्यम से आपको सबसे पहले आपको रफ कर लेना है इसका भाग विधि से मशक। ठीक है, भाग विधि से मशक। ठीक है ना, भाग विधि से मशक कर लेंगे रफ में इसका। यहीं पे हम 4052 है और 12576 में हमको लगाना है। ठीक है, तो हम इसको कितना से लगाएंगे, 3 से लगा देते हैं। ठीक है,
3 दूनी के 6, 3 पचे 15 के 5 और 3 1 और 3 चौके 12 घटाएंगे तो 0 2 4 420 आ गया, एक बार हो गया हमारा। और इससे क्या था, आप छोटा में रहोगे 420 हो जाएगा कितना 4052 बीच में आ जाएगा। अब कितना बार लगाएंगे तो 9 बार में, 0 को 0 9 2 18 के 8 हो गया, 9 4 36 है 37 आपका हो गया। 2 में से 0 घटा तो 2 और 15 में 60 गया तो 7 और 8 9 में से 7 गया तो 2 और 3 में से 3 गया तो खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा टर्म। अब तीसरा टर्म में आएगा 420 बीच में आ जाएगा, एक बार में लग जाएगा 272, तो आपका कितना आ जाएगा घट के 8 4 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब देंगे 148 से देंगे 272 में तो कितना बार में लगेगा इसका, एक ही बार में लगेगा 148 4 2 1 124 और 124 से कर दीजिएगा 148 में तो आप कितना बार में, फिर एक बार में लगाइएगा 124 तो घट के बचेगा आपका 24। ठीक है, अब 24 से देंगे 124 में 24 बचे 120 घट के बच गया आपका 4। अब 4 से दीजिएगा आप 24 में तो 4 छक्का 24, फाइनली आपका 0। यानी मसा निकालते समय अगर आपका शेष शून्य आता है तो आपको रुक जाना, उससे आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अब इस विधि को हमने भाग विधि से HCF निकाल दिया। अब हमको भाग विधि से निकालना नहीं था। अगर आप कॉपी में अगर लिखिएगा, जैसे कि आपको एग्जाम में बैठे हुए, मान लीजिए एग्जाम में बैठे हुए तो आपको बगल में ही एक क्रिया कर देना है। ठीक है, और उससे आसानी होगा आपको। देखिए कौन कौन से टर्म हो गया, पहला टर्म यहाँ से यहाँ जाइएगा, दूसरा टर्म आपका यहाँ से ले लीजिएगा तो ये हो गया आपका, तीसरा टर्म आप इसके साथ लीजिएगा तो ये हो गया आपका, चौथी टर्म आपका ये हो गया, पांचवा टर्म देखिए आपका यहाँ जा रहा है, छठा टर्म ये है आपका और सातवां टर्म आपका ये हो जाएगा, है ना। ये 7 भाग गया। ठीक है, ये आप क्रिया करिएगा, आपको ऐसे गोल घेरा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाए हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, चाहे तो आप प्रमेयिका बोलिए या तो एल्गोरिथम बोलिए, दोनों एक ही है। ठीक है, क्या होता है आपका फॉर्मूला, A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 लेस इक्वल R लेस B, इतना आपको लिख देना पहले। ठीक है, जो प्रमेय का आपका होता है। उसके बाद देखिए पहला टर्म में A इसको बोला जाता है। ठीक है, D आपका ये हो जाएगा, Q आपका ये हो जाएगा, R आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो A हमारा क्या हो जाएगा 12,576, आपका B कौन होगा 4052, भाग कितना सब लगाए थे तो 1 लगाए थे आप, आपका शेषफल कितना प्राप्त हुआ है 420 से 100 प्राप्त हुआ है। यहाँ देखिए पहला टर्म हमारा खत्म, अब दूसरा टर्म आएगा तो फिर से मेरा भाज्य क्या बन जाएगा 4052 और भाजक कौन बनेगा 420 से, भागफल कितना से लगाया गया है 9 से, मेरा शेष कितना आया 272। उसी तरह से आप आगे चलेंगे तो क्या तीसरा टर्म में आ जाता है आपका क्या 420 बन जाएगा आपका भाज्य, भाजक आपका बनेगा 272। ठीक है, और भाग कितना से लगाए 1 से, आपका शेष बचा 148। ठीक है, अब चौथे टर्म में आ रहे हैं, चौथे टर्म के अनुसार बन जाएगा क्या आपका भाज्य 272। ठीक है, और आपका भाजक 148, भाग कितना से लगाए 1 से, अब बच गया आपका 124। ठीक है, पांचवें टर्म में आइए, पांचवा टर्म में आपका बन जाएगा भाजक 148 भाज्य 124, भाग आप लगाए 1 से, शेष बचा आपका 24। छठा टर्म आपका यहाँ देखिए 124 आपका क्या हो जाएगा भाज्य 24 आपका हो गया, 24 आपका हो गया भाजक, भागफल लगाए 5 और शेष बचा आपका 4। सातवीं टर्म आपका देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 24 हो गया आपका भाज्य, 4 हो गया भाजक। ठीक है, और भाग लगाया आप 6 से, अब आपका प्राप्त हो गया शेष 0। बस इतना तक आपको क्रिया करके क्या करना है रुक जाना है। ठीक है ना, यानी आपके सातवें टर्म क्या है 24 बराबर 24 हो गया आपका भाज्य, 4 हो गया भाजक और भागफल हो गया आपका 6 और शेष आ गया 0। इतना आने के बाद आप लिख दिएगा यहाँ पे, चूंकि शेष 0 आ गया, क्या लिखेंगे शेष 0 आ गया है। ठीक है, शेष आपका क्या आ गया 0, अतः मसा बराबर आपका, देखिए मसा कौन होगा जब इस स्थिति में अगर आपका शेष 0 प्राप्त हो जाए तो मसा आपका भाजक बनता है। क्या बनता है भाजक, भाजक जो आपका क्या है ए हो गया, बी क्यू हो गया, आर हो गया, तो आपका भाजक 4 हो गया, तो इस स्थिति में मसा आपका क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका,
नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, मैं आपको कुछ प्रश्न बनाने के लिए भी दे देता हूं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या करता है ना, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए मैं पढ़ के आपको बताता हूँ क्या कहता है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक का धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है, ठीक है ना। देखिए इस तरह के प्रश्न अगर आपको लॉक है, पहला का क्या 2q या तो 2q+1, ये आपका होना चाहिए सम पूर्णांक और ये होना चाहिए आपका विषम पूर्णांक, ठीक है। विषम पूर्णांक आप यहाँ पर q का मान अगर कुछ भी धर लेते हैं, आप यहाँ पर देखिए आपको समझाते हैं, अगर 2 के जगह पर 1 धरते हैं तो 2 1 कितना हो गया 3, 3 क्या है विषम पूर्णांक। यही आपको सिद्ध करना है कि क्या विषम पूर्णांक आता है या तो नहीं आता। अब यहाँ पे सम पूर्णांक है, 2 के जगह पे 1 धरेंगे तो 2 आएगा, 2 के जगह पे 2 धरेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 के जगह पे 3 धरेंगे तो 6 आएगा, यानी सम पूर्णांक आ रहा है। यानी कह सकते हैं कि ये सम पूर्णांक के रूप में है, लेकिन आपको ऐसे नहीं बताना है, आपको सिद्ध करके बताना है, दिखाने बोल रहा है। दिखाइए क्या ये 2q सम पूर्णांक है और 2q+1 एक विषम पूर्णांक है, जहां q क्या है पूर्णांक संख्या। आपको पूर्णांक 1 और 2 क्या है, सबसे पूर्णांक संख्या है ना। चलिए देखिए इसको सिद्ध करना है आपको विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको मानना है कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे, एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर bq+r जहां 0 लेस इक्वल r लेस b, ठीक है। तब तक आपको कोई दिक्कत, आपको सिद्ध करने क्या बोला था, 2q या तो 2q+1 के रूप का होता है या तो नहीं लगा है। तो फाइनली आपको देखते हैं, इसमें देखिए आप इसको बोलिएगा r, इसको बोलिएगा q, इसको बोलिएगा b, है ना, bq+r, ये आपका धनात्मक पूर्णांक मानिए, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, अब b कहां से, b का मान हमको कहां से मिलेगा, तो यहां से मिलेगा सर, आपको दे दिया 2q+1 है ना, ये हो गया q, ये हो गया b, ये हो गया r, ठीक है। तो आपको b का मान कितना है 2, तो यहाँ पे आप रख दीजिए a बराबर 2q+r जहां 0 लेस इक्वल r लेस 2, b की जगह कितना, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में हम क्या निकालेंगे, r का संभव मान, r का संभव मान कहां से पता चलेगा, तो हमारा यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, b का मान कितना दिया है 2, तो 2 से कम होता है संभव मान, 0 से 1 तक हो जाएगा आपका। अगर 2 से आगे लेते हैं 3 तो 1 कट जाएगा, यानी सम पूर्णांक आ जाएगा, क्या जाएगा, विषम पूर्णांक से सम हो जाएगा, सम से हो जाएगा विषम हो जाएगा, ठीक है, उस तरीका से हो जाता है इसमें। इसलिए इसका संभव मान कितना तक हो जाएगा, 0 से 1 तक। आप देखेंगे चूंकि समीकरण 2 में r का संभव मान कितना हो जाएगा, 0,1 है। बस इतने आपको करना, सबसे पहले आपको क्या करना है कि माना कि एक कोई क्या धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला a बराबर bq+r जहां 0 लेस इक्वल r लेस b, इक्वल का मतलब बराबर होता है, तो इसके लिए हम इक्वल नीचे कर दिए थे, 0 लेस इक्वल r लेस b, समीकरण इसको क्या मानना आपको 1 मान लेना है। फिर समीकरण 1 में हम किसका मान धरेंगे, b का मान पुट कर देंगे। b का मान आपको पता है ना कि 2q+1, ये हो गया आपका b का मान, ये हो गया आपका r का मान। तो यहाँ देखिए b का मान धर दिया हम, तो b का मान धरने पर a बराबर 2q+r जहां 0 लेस इक्वल r लेस 2, इसको अब समीकरण आपको कितना मानना है, 2 मानना है। अब समीकरण 2 में हमको खोजना है किसका मान, r का संभव मान। r का संभव मान कहां से पता करेंगे, हम b के मान से, b का मान जितना रहेगा उससे कम तक ले लेंगे। अगर b का मान 5 रहता तो 0 से लेके जाता कहां तक, 4 तक जाता, कहां तक जाते, 4 तक, ठीक है। अगर 6 रहता तो आता 5 तक, 10 रहता तो आता 9 तक, यानी एक उससे हमको क्या करना है, कम रखना है, कम तक रखिएगा आपका
हल करने में कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, आगे देखिए, अब आपको सिद्ध हो जाएगा, सबसे आसान हो गया आपका। अब देखिए, चूंकि समीकरण 2 में r का मान 0 रखने पर, क्या रखने पर, 0 रखने पर, अब 0 रख देते हैं तो समीकरण 2 में क्या था, a बराबर b 2q प्लस r, 2q प्लस r, यह समीकरण 2 था आपका। अब देखिए 2q का 2q, r के जगह आपका क्या वैल्यू है, 0 डाल देंगे तो आपका हो जाएगा 2q। यही तो आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो एक तो आपका प्रूफ हो गया, है ना। अब आपके दूसरा क्या था, अब रखेंगे फिर से पुनः समीकरण 2 में ही चलेंगे, तो यानी लिखिएगा पुनः समीकरण 2 में r बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1 रखने पर। अगर आपको थोड़ी सी परेशानी हो रहा था, देखिए यहाँ पे 2q सिद्ध करने वाला था 2q प्लस 1, तो इसके लिए आप पूछ रहा था 0 रहेगा, इसके लिए एक तो आया था, एक बार आप 0 रखिएगा आपका मान, एक बार रखिएगा 1 मान, आपका सिंपल सा तरीका। ठीक है, यहाँ पर देखिए r बराबर हम 1 रखेंगे तो a बराबर 2q प्लस r, आपका क्या आ जाएगा 2q का 2q और r की जगह 1, ये आपका दूसरा पूर्णांक सिद्ध करना था जो आपको सिद्ध हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए देख लीजिए एक बार फिर से रिप्लाई हम आपको मार देते हैं। क्या कहता है, इस तरह का प्रश्न कहता है कि दिखाइए कि 2q एक धनात्मक पूर्णांक है, 2q प्लस 1 एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या बोला था कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है या तो तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है कि ना होता। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में आपको पहले क्या बताए थे कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, इतना मान लीजिएगा। उसके बाद आपको चलना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर bq प्लस r, जहां 0 लेस इक्वल r लेस b, इसको आप क्वेश्चन कितना मानिएगा, 1 मानिएगा। ठीक है ना। फिर समीकरण 1 में b का मान रखने पर, अब b का मान कहां से प्राप्त होगा, तो 2q प्लस 1, यानी देखिए bq प्लस r, तो b का मान आपका कितना है, 2 नजर आ रहा, तो b के मान कितना रखने पर, 2 रखने पर, तो 2 रख दिया यहाँ पर आपका, तो समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 2 में हमें r का मान चाहिए, तो r का मान कहां से निकालेंगे, तो b का मान कितना है, 2, तो 2 से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, तो 0 1 हो जाएगा आपका। यानी जितना b का मान आएगा उतने हमारा r का मान, 2 है तो 2 को मान आएगा, 3 है तो 3 को मान आएगा, 4 है तो 4 मान आएगा। ठीक है, तो हमारा तो b का मान 2 है, तो समीकरण 2 में r का संभव मान 0 और 1, 2 को हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब समीकरण 2 में r का मान कितना रखने पर, 0 रखने पर, तो 0 रख दें समीकरण 2 में, r की जगह 0, तो 2q बच गया, यही तो आपका समपूर्णांक था, तो सिद्ध कर दिया इसको। अब पुनः समीकरण 2 में r का मान कितना रखने पर, 1 रखने पर, 1 रखें तो कितना आया, 2q प्लस r हो गया, और 2q प्लस 1 r की जगह 1 हो गया, तो आपका 2q प्लस जो विषम वाला था, विषम वाला भी सिद्ध हो गया। ठीक है।